Hello, my family bees. How are you? Welcome back to your YouTube channel Asset Bee. This is Aditya Singh, your asset, and you are my फेवरेट बीज। क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 3 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी लोकतंत्र और विभिन्नता। कैसे हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक चीज़ें भी हैं, यानी सब यूनिट के साथ भी रहते हैं और इतनी डाइवर्सिटी भी है। तो देखिए, ओवरव्यू में बताया गया है कि इन द लास्ट चैप्टर वी सा हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक मॉडरेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, यानी कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा कि भाषा और क्षेत्रों की जो डाइवर्सिटी है उसको साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किस तरह किया जा सकता है। लेकिन भाई, लोगों की जो विशिष्ट पहचान है ना, वो सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट हो गया उनका, या फिर वर्ग हो गया, या फिर उनके धर्म कैसे है, या फिर उनकी लिंग कौन, मेल है फीमेल है ना, और उनकी जाति कैसी है, कबीले वगैरह, इसके आधार पर भी अपनी पहचान बताते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र की जो सारी सामाजिक डाइवर्सिटी है, इसके डिफरेंस क्या हैं और इसमें असमानताएं क्या हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी सब कैसे सामंजस्य बैठाकर उनको जो है सर्वमान, यानी उनको समाधान सलूशन देने की कोशिश की जाती है हमारे देश में। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की जो है सार्वजनिक जो अभिव्यक्ति है उसके एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये कैसे कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, और फिर हम यह भी देखेंगे कि जो ये सोशल डाइवर्सिटी है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के ऊपर प्रभाव दिखाते हैं। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने के लिए आपके बुक में पहले दिया है ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक, यानी मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। तो देखिए, द पिक्चर ऑन दिस पेज डिपेक्ट एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। इस पेज पे जो आप ये फिगर देख रहे हैं, ये अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक घटना से संबंधित है। 1968 में मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर की दौड़ हुई थी, उसमें जो है जो पदक मिलते हैं उसके समारोह की यह तस्वीर है। अमेरिका का जो राष्ट्रगान है वो बज रहा था और सिर झुकाए हुए और मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना। और ये अमेरिकी जो धावक हैं ये टॉमी स्मिथ हैं और जॉन कार्लोस हैं। ये एफ्रो अमेरिकी हैं। इन्होंने जो है क्रमशः जो है स्वर्ण का और कांस्य का, यानी गोल्डन और ये आपका ब्रोंज का मेडल इन लोगों ने जीत रखा है। इन्होंने जूते नहीं पहने हैं, क्यों, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह बताने की कोशिश की कि भाई, अमेरिकी जो अश्वेत लोग हैं वो गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा भी कपड़ा पहना है, आप देख सकते हैं। ये जो है अश्वेत जो लोग हैं, वाइट लोग हैं, इनके जो है सेल्फ आत्मगौरव का जो है ये एक प्रकार से पहचान है। कार्लोस में जो है मारे गए जितने भी अश्वेत लोग थे, हाँ, वाइट माइनॉरिटीज के, इनकी याद में काले मनकों की एक माला भी पहने थे ये लोग। तो अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से इन्होंने अपने अमेरिका में होने वाले जो रंग भेद के प्रति जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है कास्ट का, अपने कास्ट की तरफ सबकी ध्यान खींचने की कोशिश की है। तो काले दस्ताने और बधी हुई मुट्ठियां जो है अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। गोल्डन जो मेडल है उसको जीतने वाले जो ऑस्ट्रेलियाई जो आपके धावक पीटर नामन ने जो है पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का जो बिल्ला है उसको लगाकर दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। तो भाई, क्या कार्लेस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे, या पीटर नार्मन जो न तो अमेरिकी थे न अश्वेत थे, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ है ना, ये कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की जो है इस युक्ति को जो है ओलंपिक भावना के विरुद्ध जो है बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया था और उनके पदक वापस ले लिए थे। सोचिए, नार्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी थी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई की जो टीम है उसमें जगह नहीं दी गई। ये जो फैसले अमेरिकी हुए, उसके अमेरिकी में जो बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान बहुत ज़्यादा आया और इसमें सफलता भी पाए ये लोग। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति भी लगवाई गई। जब 2006 में नार्मन की मौत हुई तो उनकी अस्थियों को कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस भी गए थे। मतलब देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। मतलब कोई अपना अगर अपने किसी तरह से अपना डिनोट करता है तो उसके लिए उसके साथ अगर ऐसा किया जाए जैसा अमेरिकी सरकार ने किया, तो क्या ये सही है कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में स्टूडेंट कह रहे हैं भाई कि कार्लोस और स्मिथ को मेरा सलाम, क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस कभी होगा? मतलब इतने बड़े स्तर पे आप इस तरह की चीज़ों को डिनोट करते हैं जब आप अपने हक की बात करते हैं। तो बिल्कुल
आ सकता है, आप बहुत सारे बच्चों के अंदर भी होगा, आपके अंदर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए यस या नो। ओके, देखिए यहाँ पर एक दिया है कि भाई एफ्रो अमेरिकी कौन है, तो एफ्रो अमेरिकी मतलब वो जो है वाइट माइनॉरिटीज अमेरिकी के लोग हैं, उन लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता था, जिनके जो है 17वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक की शुरुआत में जो है इतने समय के बीच में अमेरिका में गुलाम बनाकर उनको लाया जाता था। तो ये वो वाइट माइनॉरिटी के लोग हैं जिन्हें एफ्रो अमेरिकी बोला जाता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन देखिए 1954 टू 1968, इसमें जो है घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला था, जिसका उद्देश्य क्या था कि एफ्रो जो अमेरिकी जो लोग हैं उनके विरुद्ध जितने भी नस्ल वाली भेदभाव होते हैं उनको मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का पूरा स्वरूप ही पूरी तरीके से नॉन वायलेंस पे था, मतलब अहिंसक था। और इसमें जो है नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले जो कानून और व्यवहार थे उनको समाप्त करने की मांग उठाई गई, जो कि अंततः क्या होती है, सफल हो जाती है। फिर नीचे देखिए ये अश्वेत शक्ति आंदोलन है, यानी कि यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला। और नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया बहुत ज़्यादा उग्र था, मतलब गुस्से वाला था। और इसका जो है मानना था इस आंदोलन का में पार्टिसिपेट करने लोगों का कि भाई अमेरिका से जो नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं जो उन दोनों स्टूडेंट की बनाई गई है जिन्होंने ये मेडल जीता था ब्रोंज और गोल्ड 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलेक्स के विरोध के प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई गई थी। 1968 के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी इसमें जो है जोड़ी गई है, अभी आप इसमें देखेंगे तो देखिए बीच में कुछ डिस्कशन हो रही है भाई कि क्या कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए जो संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन थे उसमें हिस्सा लेने का फैसला लिया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। ये फैसले 3 प्रक्रियाएं के रूप में सामने आई। पहला देखिए अमनदीप कौर एक सरकारी अधिकारी हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है, इसे प्रशासनिक के रूप में देखा जाना चाहिए और मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। चलो ये मानते हैं भाई कि ये लोकल बात है भाई, इसको हम लोग इतने बड़े स्तर पर नहीं उठा सकते। ओइनम एक सोशलिस्ट है, ये बताते हैं कि जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक डिवीजन नहीं है, इसलिए मैं इनके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार तो जीवशास्त्रीय होता है। नस्ल विरोधी जो सम्मेलन है इसमें जो है जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा, मतलब ये सहमति दिखा रहे हैं। अशोक देखिए एक दलित कार्यकर्ता हैं, ये कहते हैं कि भाई किसी मुद्दे को आंतरिक जो मामला कहना और दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जो है जीव शास्त्री नहीं है, यह जाति की ही तरह जो है काफ़ी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक के कैटेगरी में आता है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। भाई बड़े स्तर पर उठाएंगे तो ज़्यादा ठीक से मतलब कि आपके चीज़ों को सुना जाएगा और उसको दूर किया जाएगा, है ना। तो इनमें से किसकी राय आपको सबसे सही लगती है, कारण बताइए। तो भाई कौन से सही हैं इनमें, हमें तो हमारे हिसाब से तो अशोक जो दलित कार्यकर्ता हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 विमेन हैं, ये कह रही हैं कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों में जो है लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती हैं। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिवीजन, यानी कि समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं और उनका डिवीजन कैसे हुआ। द एथलीट्स इन द एग्जाम्पल वर रिस्पॉन्डिंग टू द सोशल डिविजन्स एंड सोशल इनक्वालिटीज, बट डज दैट हैपन ओनली इन द सोसाइटीज विच हैव रेशियल डिवीजन। यानी कि ऊपर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा खिलाड़ियों का, यह जो है सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे ये लोग। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 चैप्टर में हमने जो है सोशल डिवीजन के बारे में किस तरह के रूप होते हैं उन सबको हम लोगों ने देखा था। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, आपको रिमेंबर कराएं तो बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन जो है क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्टेज पर था। बेल्जियम में अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा जो है वो भाषा और क्षेत्र के आधार पर दिखाई दिया। तो भाई इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में तो सामने आती ही है ना। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये कहाँ से आए, ये आए कहाँ से। तो देखिए ओरिजिन्स ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, तो इसमें बताया गया है कि दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी कि
सामाजिक विभाजन जो है अधिकांशतः जन्म पे ही आधारित होता है। जन्म हो गया आपका, जिस जगह पे जन्म हो गया अब आप उस तरह के हो गए। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में होता है ना। जन्म पर अगर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो रोज ही अनुभव में आता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई वीमेन हो या फिर मेल हो या फिर लंबा हो या छोटा हो, सबके स्किन का जो कलर है वो अलग अलग है। उनकी जो बॉडी फिजिकल जो एबिलिटीज है, क्षमताएं हैं या और क्षमताएं हैं, सबकी अलग अलग है। लेकिन सभी किस्म के जो सामाजिक विभाजन है सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय जैसे पेशे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव तो अपनी पसंद से ही करते हैं ना। तो इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। यहाँ पर एक कार्टून है, आप देखिए। इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आता है? आपकी कक्षा के अन्य छात्र इसे किस तरह से समझते हैं? तो कोई कुल्हाड़ी लिया अपने सर को काट रहा है, क्या कर रहा है देखिए, अजीब से फिगर है ये। तो देखिए, क्या हम लोग जान रहे थे कि इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं कि हम जिस जिस तरह से सब्जेक्ट चूज करते हैं, साइंस, मैथ, बायो, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग अपना धर्म भी चूज कर लेते हैं आज के समय में। तो ये जो हर सामाजिक विभिन्नता है ना, ये सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं तो लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होता तो जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग तरह के लोगों के बीच में पुल का भी काम करता है, मतलब उनको जोड़ने का भी काम करता है। अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं, इनके लोग अपने समूहों की सीमाओं से भी परे, यानी उनसे भी कहीं दूर समानताओं और असमानताओं का भी एक्सपीरियंस अपने पास रखते हैं, अनुभव करते हैं। जो एग्जाम्पल पहले दिया गया था उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, मतलब दोनों क्या थे, दोनों एफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन जो था वो श्वेत था। पर इन तीनों में एक समानता थी कि भाई वे नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। ये हुई ना बात दोनों को जोड़ने वाला। उन दोनों के रिलीजियस अलग हैं, उन लोग के कास्ट अलग है लेकिन फिर भी किसके अलग थे? जो एथलीट थे वो तो एफ्रो अमेरिकी थे, लेकिन नॉर्मन तो वाइट माइनॉरिटीज का था ना, जो कि उनका सपोर्ट कर रहा था। तो ये अलग अलग होने के बाद भी वो तीनों एक ही नस्ल पे आधारित जो भेदभाव चल रही थी उसके खिलाफ थे। तो अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या पंथ अलग अलग होता है। यह भी संभव है भाई कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब लोग ज़्यादा आपस में घनिष्ठ क्लोज संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं ना। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह के लोग भी जो है एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। और बात करें तो इस संदर्भ में हमारी जो है एक पहचान एक अलग ही रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि भाई जब ये इतने सारे अलग अलग कास्ट है तो क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है? तो देखिए, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, यानी विभिन्नताओं में भी जो सामंजस्य है, यूनिटी है और जो टकराव है। तो देखिए, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर जो है दूसरे अनेक डाइवर्सिटी से ऊपर या बड़े हो जाते हैं। बात करें अमेरिका में जो वाइट माइनॉरिटीज थे और अश्वेत जो काले ब्लैक माइनॉरिटीज थे, इनके बीच में एक सामाजिक डिवीजन बन जाता था, क्योंकि जो काले लोग थे वो आमतौर पे गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी जो दलित है ना, वो आमतौर पर गरीब है और उनके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक डिफरेंस जो है अन्य डिफरेंसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनने लगता है, तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि भाई वे तो दूसरे समुदाय के हैं, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो छोटे लोग हैं, है ना। जब ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है तो इससे एक सामाजिक डिवीजन की भी स्थिति बन जाती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, है ना, फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अब कोई दो कास्ट आप लीजिए, दोनों के मतलब सेम है, सारे फीचर सेम है, उनको भी वही राइट है, सब कुछ एक जैसा है, तो फिर डिफरेंस करना उन दोनों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है ना कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। बात करें आपके नॉर्दर्न साइड में आयरलैंड और नीदरलैंड का एग्जाम्पल लें, तो दोनों ही ईसाइयों वाला देश है, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। कुछ लोग प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते हैं, कुछ लोग कैथोलिक
कैथोलिक चर्च को मानते हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में गहरी सिमिलरिटीज पाई जाती है। वहाँ का कैथोलिक जो समूह है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। लंबे समय से उनके साथ जो है भेदभाव होता आया है, डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग जो है सेक्सुअल सोसाइटी का और जो धर्म है उसके बीच में ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक हैं और जो प्रोटेस्टेंटों के बीच में भारी मारकाट चलती रही है। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जो जमीन है ना वो बढ़ने लगती है, तैयार होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में पाई जाती हैं, वहाँ उन्हें संभालना थोड़ा आसान होता है। तो आज अधिकतर समाजों में जो है कई किस्म के डिवीज़न दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फ़र्क नहीं पड़ता। भारत तो काफ़ी बड़ा देश है, इसमें जो है अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे जो एक जैसे समाज हैं, यहाँ पर भी मोटे तौर पे अधिकतर लोग एक ही नस्ल के और एक ही कल्चर के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं और उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश जो है वो बहुसांस्कृतिक हो गया, मल्टीकल्चरल हो गया है। यहाँ पर देखिए एक फिगर है, दलित कवियों ने इन कविताओं को लिखा, इनको पढ़िए। पोस्टर के ऊपर आपको अपकृत रंगभेद लिख क्यों लिखा गया, आप इसको समझिए। रंगभेद देखिए, एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह से कि यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पोएम है कि इस नस्ल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा ऐसे लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? मतलब जब यह लिखा गया कि इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है, ये ऐसा कब लिखा गया? इसका मतलब लोग बटे थे तभी तो अलाउ किया गया, नहीं तो किसी को कोई पीने नहीं देता रहा होगा, इसलिए लिखा गया। तो ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर है। क्यों कहा गया इसे? फिर मशीन का युग है, तो 20वीं सदी के बीच का पाषाण काल था। दया पवार जी ये लिखते हैं। और नीचे वामन निम्बालकर जी लिखते हैं, माँ काली काली पतली देह वह माँ थी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से जलावन के लिए हम सारे भाई साथ बैठ देखते थे उनकी राह, और अगर वो जलावन न बेच पाती तो वो भूखे सो जाते। जलावन मतलब कि वो लकड़ी होती है ना, जलाने वाली गट्ठर लकड़ी इकट्ठा करके बेचनी है। तो अपनी माँ को लेके ये बता रहे हैं कि कितने वो लोग गरीब हैं और कितना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर एक वर्ड है ग्लोसरी वाला, होमोजीनियस सोसाइटी और माइग्रेंट। तो देखिए, होमोजीनियस सोसाइटी का मतलब जो एक जैसे लोग हैं, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक जो संस्कृति है, जाति है, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा ना हो, तो वो जो है आपका होमोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, बिल्कुल वही। अब देखिए नीचे यहाँ पर बताया गया आपको कि इमरान जो है ना वो 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है और सेक्शन बी में पढ़ता है। वह 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनकी विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के और छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। इमराना नाम है, ठीक है, सॉरी, लड़का है नहीं है, लड़की है। कर रही है। पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन ए की टीम के खिलाफ मैच खेला था। वह बस से घर जाती है और उसी बस से यमुना पार से आने वाले बच्चे भी होते हैं जो कि अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं। इमराना उनसे मिली जुली थी, मतलब मेल भाव था उसका, उन सबसे पढ़ता था। इमराना और उसकी बड़ी बहन नईमा की शिकायत है कि उन्हें तो माँ के साथ घर में काम करने में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उनका भाई तो कोई काम ही नहीं करता। इमराना के पिता उसकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उन्हीं की हैसियत का हो। तो क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? घर में वह एक लड़की है इस हिसाब से, या धर्म के हिसाब से वह क्या है, स्कूल के हिसाब से वह क्या है, या और भी जो कुछ, किस तरह से आप उसकी पहचान करेंगे? अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आपका पैराग्राफ है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, यानी सामाजिक विभाजनों की राजनीति किस तरह से होती है। हाउ डू दीज सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स? व्हाट डज द पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिवीजन? एट फर्स्ट साइट इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। यानी सामाजिक विभाजन जो है राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है?
पहली नज़र में तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक सा लगता है। लोकतंत्र में अगर बात करें, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो कंपटीशन का माहौल होता है, इस कंपटीशन के कारण कोई भी समाज फूटने का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद जो भी डिवीज़न है उसके हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे, तो भाई इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है, और ऐसे देश में तो विखंडन की तरफ भी ये देश जा सकता है, और ऐसा कई देशों में हो भी चुका है। अब देखेंगे हम लोग की रेंज ऑफ आउटकम, यानी क्या आता है, इसका परिणाम क्या आता है, परिणामों का दायरा। बात करें आपके नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा और जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की मुख्यतः आबादी बात करें तो ईसाई ही है। वह इस धर्म के जो है दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी हुई है। 53% जो आबादी है वो प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% क्या है, रोमन के कैथोलिक का चर्चों से जुड़े हैं। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व करने वाली जो नेशनल पार्टियां हैं वो सब करती हैं, इनको मतलब रिप्रेजेंट करती हैं। इनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड जो है रिपब्लिकन गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक वाला एरिया है। तो प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट जो पार्टियां हैं वो लोग करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन जो है मुख्यतः क्या है, प्रोटेस्टेंट देश है। तो इसलिए यूनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में चलने वाला यह जो हिंसक टकराव है, इसमें ब्रिटेन की सुरक्षा बल जो है उसमें सैकड़ों लोग और सेना के जो जवान हैं वो मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच में शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने जो है हिंसक आंदोलन बंद करने की बात एक्सेप्ट की। यूगोस्लाविया की कहानी का एक ऐसा ही सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई जो राजनीतिक होड़ थी, उसमें यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया था। ऐसे एग्जाम्पल के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। तो इसमें जो है क्या इसकी कहानी है, तो देखिए गणेश जो है वो विदेश घूम कर आया था। वो महाश्वेता को बता रहा था कि भाई पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले जो रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसने जो है योंदारका, उसे जो है वहाँ पर योंदारका मिली थी, जो बुल्गारिया में क्या थी, नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें बताई थी कि नर्स होने के चलते आप किसी की जो है तीमारदारी करने से आप मना नहीं कर सकते। ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं है, बस जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख सिगरेट ये सब फेंकते रहते हैं, और दीवारों पर भी थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं है। उनकी रंगों की जो पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखो, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि ये रोमानी जो लोग हैं अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं। और जो अच्छे बुल्गारियाई हैं, इनके कर पे जो पैसे देते हैं, टैक्स वगैरह पे अपना इंटरेस्ट लेके उनके पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं, महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। जब वो 18 ईयर्स की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास जो है डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की जो सफाई कर्मचारी थी, उसने खुद भी रोमानी ही थी और उसकी मदद की। और उसे जब बेटा हुआ, तो जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में भी उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के जो है सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था जब होता, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे तो हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा जो है मेरे गर्भ में था। तो सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे जो है खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव जब हो रहा था हमें, उस समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की थी। मुझे अक्सर लगता था कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है।
तो महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी। यह रोमानिया बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है, यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जो जयाराम पेशा हुए थे, लोगों ने इनके साथ भी यही व्यवहार किया और इनके साथ यही व्यवहार किया भी जाता है। तो अब आप बताइए कि क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती हैं? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? सेकंड, क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते सुना है जैसा यंदारका और मोद्रू जेनी कह रही थी? अगर हाँ, तो जरा कल्पना करिए कि अगर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसी होती। थर्ड देखिए, क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहानी थी बुल्गारिया, रोमानिया या भारत की। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा आउटकम क्या आता है, रेंज ऑफ आउटकम। तो इसमें देखिए इन लोगों का मानना था भाई कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यही होती है कि समाज में किसी किस्म का डिवीज़न ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक डिवीज़न है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कोई डिवीज़न नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है ना कि राजनीतिक सामाजिक डिवीज़न जो है हर प्रकार की समस्याओं को जन्म नहीं देती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का डिवीज़न, सोशल डिवीज़न है और ऐसे डिवीज़न आपके पॉलिटिक्स का एक रूप भी बनाते हैं। डेमोक्रेटिक में अगर पॉलिटिक्स पार्टीज़ की बात करें तो सामाजिक विभाजन की बात करना और अलग अलग समूहों से अलग अलग वादे करना भी बड़ी स्वाभाविक बात है। अलग अलग जो है समुदायों को उचित लीडरशिप देने का प्रयास करना और अलग अलग समुदायों की उचित मांगों को, ज़रूरतों को पूरा करने वाली पॉलिसीज़ बनाना भी इसका हिस्सा है। अधिकतर देशों में वोटिंग का जो स्वरूप है और जो सामाजिक डिवीज़न है, इसके बीच में एक संबंध दिखाई देता है। इसके तहत समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में पॉलिटिक्स करती हैं, पर इन सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती है। कोई नहीं चाहता कि हमारा देश टूट जाए। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि तो ऐसा सारी दुनिया में होता है, यूरोप में भी। मुझे लगता था कि सामाजिक विभाजन तो भारत जैसे गरीब देशों में ही होता है। हाँ, हमारे देश में तो बहुत सारे डिवीज़न है ना, तो इनको लगता था भाई कि इनके देश में ही होता है, बाकी ये तो सब जगह होता है और ये अच्छा भी है। कंपटीशन क्रिएट होता है इससे लोगों के बीच में। यहाँ पर देखिए एक फिगर है आपका लंदन 1966 का और दूसरी तरफ बिटफॉस्ट 2005 का। इसमें पहले वाले में बताया गया है नो ब्लैक्स, नो डॉग्स, नो एरिस, और इसमें बताया गया नो रैकिज, नो प्री जस्टिस, नो बायोग्राफी। तो ये बताया गया है इसमें कि दीवारों पे इसके लटकाया गया है, दीवारों पे कुछ न कुछ लिखा देखने को मिल जाता है उत्तरी आयरलैंड के। और इस तस्वीर में आप यह भी देख सकते हैं कि जो है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की जो सरकार 2005 के बीच में एक समझौता हुआ था, यहाँ पर वही चीज़ें जो है लिख के दीवार पे लटकाया गया है। तो ये देखिए कि किस तरह से चीज़ों को डिनोट करता है कि वहाँ की सोसाइटी में किस तरह का टेंशन चल रहा था, है ना। नो ब्लैक्स, काले लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। नो डॉग्स, नो एरिस, ये क्या है? ये आपको डिवीज़न दिखा रहा है। ये आपका जो डाइवर्सिटी है उसको दिखा रहा है और साथ ही साथ जो लोगों के साथ भेदभाव होता है उसको दिखा रहा है। अब देखेंगे हम लोग तीन आयाम का मतलब कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है चीज़ों को लागू की जाती है और जो है किस तरह से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके जो सोशल डिवीज़न है उसका आउटकम अच्छा है। 3 डिटरमाइनेंट्स। तो देखिए सामाजिक विभाजन की जो राजनीति का परिणाम है यह 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ ये है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति भावना होनी चाहिए। लोग अपने खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आपके नॉर्दर्न आयरलैंड के खुद के लोग जो हैं खुद सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के लिए मल्टी स्टेज आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर सचेत हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वो डच बोलते हो या फिर जर्मन बोलते हो। इस नज़रिए से उनमें साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे पहले खुद को इंडियन भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, समूह, धार्मिक या फिर सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ये है
भाई कि किसी समुदाय की जो मांगे हैं उसको राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली चीज़ें और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली जो मांगे हैं उसको मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग करता था और तमिल जो है समुदाय पहचान और हितों के खिलाफ में थी। तो यूगोस्लाविया में क्या हुआ कि विभिन्न जो समुदाय के नेता थे वो अपने जाति समूहों की तरफ ऐसी मांगे रख दी जिससे कि उन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। तो ये सेकेंड चीज़ हो गया। पहला चीज़ ये हो गया कि भाई आपको जहाँ पर आप रह रहे हो ना, पहले एक राष्ट्र की भावना आनी चाहिए। सेकेंड क्या था कि भाई किसी एक सेक्शन को आप ध्यान नहीं दे सकते, जो लीडर हैं हमारे पॉलिटिशियन उनको सभी वर्गों को ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड इसकी फीचर्स ये है भाई कि सरकार का रुख, यानी सरकार कैसी है, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और जो माइनॉरिटीज सोसाइटी है इनकी उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास हॉनेस्टी से किया जाए तो जो सामाजिक डिवीजन है वो देश के लिए खतरा नहीं बनते हैं। अगर शासन जो है राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसान देने वाले ही रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर डिवीजन की तरफ ले जाती है। तो इस तरह की किसी देश में सामाजिक डिफरेंसेस को जोड़ देने की बात को हमेशा खतरा मानकर ही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो है ना सामाजिक विभाजन की जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो एक सामान्य बात है और ये होनी चाहिए। यह एक हेल्दी पॉलिटिक्स का भी आपका लक्षण है। और इसी से विभिन्न जो है छोटे सामाजिक समूह जो है इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, ये सब उसके थ्रू अपना बता पाते हैं, कह पाते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ कर पाते हैं, खींच पाते हैं। इसलिए डिवीज़न होना चाहिए डिफरेंसेस के साथ। राजनीति में विभिन्न तरह के अगर हम सामाजिक विभाजनों की बात करें तो ऐसे विभाजनों में संतुलन बनाए रखने का भी ये काम करता है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाता। इस स्थिति में जो है डेमोक्रेसी हमारा मजबूत होता है। तो पर अगर बात करें डाइवर्सिटी के पर, एक बात और है इन तीनों आयामों के अलावा कि भाई सकारात्मक नज़रिया रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि इतने सारे डाइवर्सिटी डिफरेंसेस के बीच में सबको एक साथ रखना, इसलिए सबके अंदर ये भावना होना चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए कि हम लोग भाई पहले इंडियन है, उसके बाद फिर जो भी स्टेट्स हैं, उसके बाद जो भी हमारा कास्ट है, धर्म है, जो भी कुछ है ना। तो जो लोग खुद को वंचित या उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें ऐसे अन्याय में संघर्ष करना भी होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर डेमोक्रेटिक रास्ता ही बनाती है और जो है लोग शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं। जैसा कि आप अपनी कंट्री में देखते हैं, कोई भी बहस होती है तो बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के अंडर में होती है, कोई मनमानी कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए लोग हमारे देश में भी शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं, चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाने का प्रयास करते हैं और उसका समाधान पाने का भी प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक जो ये डिफरेंसेस हैं, इनक्वालिटीज़ है, ये इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ जो भी संघर्ष होता है ना, कई बार हिंसा का भी रास्ता अपना लेता है। आप देखते होंगे जुलूस निकालने में लोग कार वगैरह, बस वगैरह जला देते हैं, तो और शासन के खिलाफ भी उठ खड़ा होता है। तो इतिहास बताता है कि भाई ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और उनकी डाइवर्सिटी को एक साथ करने के लिए केवल डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर देखिए लास्ट में ये फुटबॉल का मैच बना है, एक तरफ देख रहे हैं आप लोग ब्लैक और वाइट देख रहे हैं, डॉटेड बराबर हैं, जितने वाइट है उतने ब्लैक भी डॉटेड हैं, और नीचे आप देख रहे हैं आधा ब्लैक आधा वाइट, यानी कि ये नस्लवाद को दिखाता है। तो जीवन के अलग अलग पहलुओं में दिखने वाले जो सामाजिक विभाजन से जुड़ी हुई तस्वीरों को आप इकट्ठा करिए, और क्या आप खेल के माध्यम से इनका भी भेदभाव कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे आपके सामने फुटबॉल रखा हुआ है। तो ये देखिए बता रही हैं कि भाई, तो आपके कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की जगह अनेक छोटे विभाजन लाभकर होते हैं, और कहने का मतलब ये भी है आपके कि राजनीतिक एकता पैदा करने वाली शक्ति है क्या डिवीजन, ये जो होता है। हाँ, तो बिल्कुल सही समझा आपने। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन आंसर। आपका क्वेश्चन आंसर अभी आपका कराया जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए अनसॉल्व पेपर वगैरह भी सॉल्व कराए जाएंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, मैं लाइव आना चाहता हूँ और लाइव आके आप लोगों की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाना चाहता हूँ। बेसिकली उसके लिए यूट्यूब अभी परमिशन नहीं देता मुझे लाइव आने के लिए, तो ये चैनल आप ही लोगों के लिए है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दूँ कि आप लोग भी नहीं कहें कि नहीं क्या सर हैं, क्या पढ़ाते हैं, वाह, तो कोशिश करिए, चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।